बड़ी खबरों का फटाफट एक्सप्रेस रुक करते हैं। दिल्ली पुलिस ने रविवार को पहलवानों का धरना खत्म करा दिया। इसके बाद सोमवार को सभी पहलवान दिल्ली से रवाना हो गए हैं। पुलिस ने जंतर मंतर से उनका सामान भी हटा दिया। साथ ही पुलिस ने कहा कि हमने 38 दिन से धरना दे रहे पहलवानों को हर मुमकिन सुविधा दी, लेकिन रविवार को इन लोगों ने कानून तोड़ा। उधर पुलिस ने यह भी साफ किया है कि अगर पहलवान किसी उचित जगह पर प्रदर्शन की अनुमति मांगते हैं तो उन्हें धरना देने की अनुमति दी जाएगी। आपको बता दें कि भारतीय पहलवान 23 अप्रैल से जंतर मंतर पर कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना दे रहे थे। कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर पहलवानों ने यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बृजभूषण के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने 2 एफआईआर भी दर्ज की है। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता में आए 9 साल हो चुके हैं। 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार की कमान संभाली थी। 2014 में मोदी लहर पर सवार होकर बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया। 2019 में आई मोदी सुनामी में विपक्षी दलों के कई पुराने दरख्त यानी पेड़ उखड़ गए थे। पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बीजेपी ने 303 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की। इधर मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर देश भर में बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की उपलब्धियां गिना रही है। भोपाल में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार की कामयाबियां बताई। साथ ही कांग्रेस पर हमला बोला। आप ये 9 साल को इस रूप में देखिए कि इस 9 साल के पहले देश करा रहा था। कहीं 2G घोटाला था, कहीं 3G घोटाला था, कहीं जीजाजी का घोटाला था। सारे घोटालों से देश करा रहा था। पनडुब्बी घोटाले से लेकर हेलीकॉप्टर तक का घोटाला हुआ, मतलब पाताल से आकाश तक का घोटाला हुआ। लेकिन जैसे ही मोदी जी आए, देश अंगड़ाई लेके खड़ा हो गया और आज इन 9 सालों के अंदर भारत विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर हुआ। विश्व के अंदर सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्ति अगर कोई है तो मोदी जी हैं। ये 9 साल का ही परिणाम है कि ऑटोग्राफ मांगते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले दावों की बिसात बिछी हुई है। कोरबा में पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीत हासिल करेगी। साथ ही चैलेंज किया कि अगर बीजेपी नहीं जीती तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। इधर पूर्व मंत्री के बयान पर छत्तीसगढ़ के संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने तंज कसा। उन्होंने कहा बीजेपी सीनियर नेताओं का सम्मान नहीं करती, इस वजह से बीजेपी के हालात ठीक नहीं है। कांग्रेस के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। आइए कंवर साहब, आपका भी स्वागत है। नहीं, मैं तो बतला रहा हूँ बीजेपी को जिताने के लिए काम करूंगा। ना बने तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। चलिए, बिल्कुल। और मैं बोल रहा हूँ, मैं तो बतला रहा हूँ ना, अगर नहीं बनेगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ननकीराम कंवर जी तो ऐसे ही संन्यास लेने वाले हैं। उनका पार्टी में ना उनका बात को सुनते हैं, ना उनके सलाह को सुनते हैं। वो पार्टी में जरूर हैं, लेकिन उनको तवज्जो पार्टी नहीं देती है। तो उनका पार्टी में रहना नहीं रहना और जितनी बात जो कह रहे हैं, पिछले समय भी हम देखते थे सरकार में तो भी उनके बात को मुख्यमंत्री तवज्जो नहीं देते। छत्तीसगढ़ में आने वाले विधानसभा चुनाव में शराबबंदी बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र में शराबबंदी लागू करने के संकेत दिए हैं। डॉक्टर रमन सिंह ने एक बयान जारी कर कहा कि शराबबंदी की शुरुआत हमने अपने समय में कर दी थी। शराबबंदी के लिए हमने जो नीति बनाई थी उसका अनुसरण हम 2023 में करेंगे। वहीं डॉक्टर रमन सिंह के इस बयान पर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने निशाना साधते हुए कहा कि 15 साल बीजेपी की सरकार थी, तब उसमें शराबबंदी क्यों नहीं हुई। शराब की बात करने वाले, वकालत करने वाले तमाम नेता चुप्पी साधे हुए थे, लेकिन अब शराबबंदी की बात करके बीजेपी घड़ियाली आंसू बहाती दिख रही है। हमने शराब के बारे में नीति बनाई थी और शराब को हमने पहले कहा था कि 500 की आबादी, फिर 1000 की आबादी, फिर 1500 की आबादी, फिर 2000। हमने इसको इतने लिमिटेड एरिया में कर दिया था, जैसे अभी गांव-गांव में, गली-गली में, होटल पान-ठेले में बिक रहा है, कोई हिम्मत नहीं करता था। तो उसको हमने किया था और उसमें आगे भी बढ़ रहा है। डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री रहते हुए एक बयान दिए थे कि चाहे सरकार चली जाए लेकिन मैं शराबबंदी लागू करूंगा। 15 साल तक उनकी सरकार थी, उन्होंने ही छत्तीसगढ़ में चली आ रही पुरानी शराब नीति को बदल के
शराब का सरकारीकरण किया था। 300 करोड़ रुपए जो शराब का राजस्व मिलता था उसको बढ़ा के 5000 करोड़ लाने का श्रेय डॉक्टर रमन सिंह जी को जाता है। इस प्रदेश में शराब की कोचियागिरी करने वाले अधिसंख्यक लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में शराबबंदी का उनकी बात करना सिर्फ जनता के लिए घड़ियाली आंसू बहाना है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी नहीं चाहती कि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी हो। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और प्रदीप मिश्रा को लेकर दिए गए विवादित बयान पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने माफी मांगी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं सज्जन सिंह वर्मा ने कहा, मैं अपने शब्दों को सही तरीके से एडजस्ट नहीं कर पाया। मैं इन दोनों संतों से माफी चाहता हूं। दरअसल सज्जन सिंह वर्मा ने सोनकच्छ में संत श्री की कथा में पहुंचकर एक बयान इन दोनों ही कथावाचकों को लेकर दिया था, जिसके बाद संत श्री ने कथा करने से मना कर दिया था। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा था कि धर्म की अब दुकानें खुल गई हैं। पहले छोटी दुकान होती थी, अब बड़े बड़े जनरल स्टोर खुल गए हैं। धर्म की भी दुकान खुल गई। पहले छोटी दुकान देती थी, अब बड़ा जनरल स्टोर खुलेगी। वो धीरेन्द्र शास्त्री बाबा बागेश्वर धाम वाला, एक शिवर वाला प्रदीप मिश्रा बड़ी दुकान खोल ली। जिन शब्दों को मैं सही संयोजन नहीं कर पाया उनके प्रति खेद व्यक्त करता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। मैं अपनी अगाध श्रद्धा उपरेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आदरणीय प्रदीप मिश्रा जी, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आदरणीय धीरेन्द्र शास्त्री जी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने आज नेविगेशन सैटेलाइट NVS-01 लॉन्च किया। इसे जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल यानी GSLV F-12 से अंतरिक्ष में भेजा गया। ये सैटेलाइट उन 5 सेकेंड जनरेशन सैटेलाइट्स का हिस्सा है जिसे आने वाले दिनों में लॉन्च किया जाएगा। इसरो ने 7 सैटेलाइट का रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम तैयार किया है जिसका नाम NAVIC है। इसे अब और ज्यादा सैटेलाइट जोड़कर बढ़ाया जा रहा है। NAVIC को 2006 में अप्रूव किया गया था। इसके 2011 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद थी, लेकिन 2018 में ये फंक्शनल हो पाया, ऑपरेशनल हो पाया। बता दें कि 1999 में कारगिल वार के दौरान भारत सरकार ने घुसपैठ करने वाले पाकिस्तानी सैनिकों की पोजीशन जानने के लिए अमेरिका से मदद मांगी थी, लेकिन तब अमेरिका ने GPS सपोर्ट देने से मना कर दिया था। इसके बाद से भारत ने ठान ली और दिखा दिया, अपना नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम बनाया और दुनिया से कहा हम सब कुछ कर सकते हैं। IPL 2023 के फाइनल मुकाबले में आज चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस की टक्कर होगी। ये फाइनल मैच 28 मई को खेला जाना था, लेकिन बारिश के चलते मुकाबला रिजर्व डे में चला गया। IPL के 15 सालों के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई फाइनल मुकाबला रिजर्व डे में हो रहा है। फाइनल मुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू होगा, वहीं टॉस का समय शाम 7 बजे ही रहेगा। अगर रिजर्व डे में एक भी गेंद नहीं फेंकी जाती है तो गुजरात टाइटंस की टीम चैंपियन बन जाएगी, क्योंकि वो पॉइंट टेबल में टॉप पर है। गुजरात टाइटंस ने क्वालिफायर 2 मैच में मुंबई इंडियंस को 62 रनों से हराया था, फाइनल में एंट्री ले ली। वहीं CSK ने पहला जो क्वालिफायर था गुजरात टाइटंस को 15 रनों से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। तो गुजरात, क्या भाग्य आपका प्रबल है? वक्त बताएगा। IPL में गुजरात के खिलाफ 5 छक्के लगाकर धमाल मचा चुके क्रिकेटर रिंकू सिंह देश भर में जाना पहचाना नाम बन चुके हैं। इन दिनों रिंकू सिंह का एक नया वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने घर अलीगढ़ पहुंचे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि रिंकू साहब के पैर पड़ने वालों की कमी नहीं है, धड़ाधड़ धड़ाधड़ तो छक्का मारकर अब पैर छूने वालों की जमात, जो रिंकू जी के पैर छूकर उन्हें प्रणाम करने में लग जाते हैं। ऐसे में KKR का ये स्टार क्रिकेटर हैरान रह जाता है और बार बार कहता भैया पैर मत छुओ, लेकिन वीडियो को फैंस खूब पसंद कर रहे हैं। वाह भैया रिंकू जी, कमाल कर दिया आप। सचिन तेंदुलकर, कपिल देव और महेंद्र सिंह धोनी के बाद अब भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और पूर्व BCCI अध्यक्ष सौरभ गांगुली की जिंदगी पर आधारित एक फिल्म भी बायोपिक देखने को मिलेगी। इस साल के आखिरी तक इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सौरभ गांगुली और प्रोड्यूसर्स के बीच पूरा डिस्कशन हो चुका है। बायोपिक के लिए जरूरी स्क्रिप्ट राइटिंग भी कर ली गई है। डायरेक्टर ने फिल्म में सौरभ की जिंदगी को सिर्फ BCCI प्रेसिडेंट के तौर पर पेश करने के बजाय उनकी पर्सनल लाइफ पर भी फोकस किया है। फिल्म में दादा के किरदार को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। रणवीर कपूर और आयुष्मान खुराना लीड रोल में भूमिका निभा सकते हैं।
फिलहाल कंफर्मेशन बाकी है, इंतजार कीजिए।